हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2021-22 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं और आज हम अजमेर जिले की अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो आपके 34 नंबर का होने वाला है। सभी जिलों के अंदर ये पेपर 34 नंबर का होने वाला है और इसके लिए आप लोगों को 2 घंटे और 45 मिनट का समय सभी बच्चों को मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आगामी जो जिन भी बच्चों की अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन सभी को काफ़ी मदद यहाँ से मिलने वाली है। चलिए इस पेपर के हम प्रश्नों का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके विषुवतीय तल का मतलब होता है निरक्ष के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि एक डाइपोल है, उसके एक्स एक्स के ऊपर कोई पॉइंट होता है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक निरक्ष के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बड़ा डेरिवेशन आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो एक्स एक्स के ऊपर जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2kp/r³। एक्स एक्स के ऊपर यदि वे प्रश्न पूछा जाता तो 2kp/r³ हो जाता, लेकिन हमसे निरक्ष पे पूछा गया है तो इसके लिए kp/r³ का जो फॉर्मूला है बी ऑप्शन जो है वो हमारा इस प्रश्न पत्र का सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से यदि पेपर की तैयारी कर रखी है देन डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे इन प्रश्नों को सोल्व करने में मदद मिलेगी और आप अपना जो मूल्यांकन है वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। ये अभी जो राजस्थान बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके अंदर भी ये प्रश्न दिया गया था। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर के बराबर में वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जो वैल्यू होगी उसका हमें व्युत्क्रम कर देना है और के का फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं कि सर एफ बराबर के Q1 Q2/r²। तो के का जो मात्रक हमारे पास होगा वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और इसका उल्टा कर देना है। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर आप इसको इतना डेराइव करके इतना विस्तार से हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि कभी भी हमें कोई भी प्रश्न जो है वो रटना नहीं चाहिए। तो हमारे पास कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और बटा में न्यूटन और मीटर स्क्वायर लग जाएगा, बटा में न्यूटन और मीटर स्क्वायर लग जाएगा। देखें कूलाम अपॉन बटा में न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, एक एक अंक के प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि धारामापी को एमीटर में यदि रूपांतरित करता है, यदि आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है उसको आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो संट प्रतिरोध धारामापी के किस क्रम में जोड़ा जाएगा। दो ऑप्शन है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। देखिए हम जानते हैं कि सर एमीटर जो होता है वो परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि उस एमीटर का प्रतिरोध जो है, यदि आदर्श एमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध 0 होता है। तो कुल मिलाकर के हमें इस धारामापी का प्रतिरोध कम करना है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाएगा तो भाई साहब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यदि आप प्रतिरोध का रिजल्ट कम करना चाहते हैं तो उसके समांतर क्रम में आपको एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। संट प्रतिरोध जो है वो धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई ये गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू 2F, F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सर R/2। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गाउसीय पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव स्थित होने पर, कोई ये गाउसीय पृष्ठ है उसमें यदि कोई डाइपोल स्थित है तो निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 नहीं होता है। बताइए क्या ऐसा हो सकता है क्या। गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर कोई यदि डाइपोल रखा गया, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है सर, डाइपोल की परिभाषा में हम जानते हैं कि दो आवेश समान परिमाण के होंगे और विपरीत प्रकृति के होंगे। तो यदि डाइपोल अगर किसी बंद पृष्ठ में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसका टोटल चार्ज 0 हो जाएगा
और गाउस का नियम हमसे क्या कह रहा है? गाउस का नियम कहता है कि सर फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इस पृष्ठ के अंदर रखा गया टोटल चार्ज 0 है तो डेफिनेटली उसका फ्लक्स भी शून्य होगा, जब तक उसे किसी असमान विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाए। ये प्रश्न जो है वो अगर अपन बहुत नॉर्मल कंडीशन के अंदर जाएं तो इसका ये जो स्टेटमेंट है वो असत्य हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में इसका फ्लक्स जो है वो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इसी पृष्ठ को अगर किसी असमान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तब हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम जेन्युइन सिचुएशन में चलते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 जो है वो 1.5 अंक का है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और ये जो तंत्र होगा वो अभिसारी लेंस बनेगा या अपसारी लेंस बनेगा। देखिए हम जानते हैं कि दो लेंसों के संयोजन में जो फोकस दूरियों का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, उत्तल लेंस जो होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, दूसरा जो दे रखा है अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी को हम नेगेटिव रखेंगे। तो पहली सिचुएशन में हम यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं 1/20 प्लस लगाएंगे 1/-30 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब आप इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व कर लेना, पूरे फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना। आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, 20 से डिवाइड किया तो ये हो गया सर 3, माइनस लग जाएगा ऊपर, 30 का भाग दिया तो सर हो गया 2, ये हो गया सर हमारे पास 1/60। 1/60 की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी इस पूरे संयोजन की वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये जो संयोजन है वो आप लोगों के पास अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है इसलिए इसकी पावर ऑफ लेंस, लेंस क्षमता ज्यादा होगी, तो प्रभावी जो रिजल्ट होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस ही कहने वाले हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। ये भी आपसे 1.5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। कोई एक दूरदर्शन है उसकी आवर्धन क्षमता आपको 8 दे रखी है, m की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 8 लिखी हुई है। आगे कह रहा है कि इसके समांतर किरणें संबंधित करते हैं, नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इनके अभिदर्शक और अभिनेत्र दोनों की जो दूरियां हैं उनके बीच की दूरी जो है वो आप लोगों को 18 सेंटीमीटर है। समांतर किरणों के लिए समंजित करना है। समांतर किरणों के लिए समंजित करने का मतलब है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें समांतर निकलने वाली हैं। तो अभिनेत्र लेंस और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी यानी FO प्लस FE दैट इज इक्वल्स टू 18 हमें दे रखा है। ठीक है, और m का फॉर्मूला जो है वो हम रख करके दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो हम बहुत इजीली दोनों की फोकस दूरियां जो हैं वो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 9 का हमारा जो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रश्न है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकालिए। तो लेम्डा का फॉर्मूला सर हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन रूट वी, और रूट वी में हमें दे रखा है यहाँ पे 400। तो 400 की जब अपन निकालेंगे तो 400 में से इसको हम 4 × 100 लिख सकते हैं, यानी इसका जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 12.27 वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और नीचे हमारे पास इन दोनों का जब रूट निकालेंगे तो सर 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो आप पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए और 0 से भी डिवाइड कर दीजिए। 0 से डिवाइड करने का मतलब है ये जो पॉइंट है वो यहाँ से खिसक करके 1.2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.227 अपॉन 2। अब आप इसका भाग लगा दीजिए, जब आप इसका भाग लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.613 के अप्रोक्सीमेट इसका जो है एंगस्ट्रॉम के अंदर। मात्रक लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है 12.27 अपॉन √v इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम लगता है, तो 0.613 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के फोटोन की जो एनर्जी है वो दो भागों में काम में ली जाएगी। एक फोटोन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कार्यफलन के रूप में, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एच न्यू, दिस इज इक्वल्स टू कार्यफलन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो केवल इतना लिखेंगे तो आपके पास सफिशिएंट, डेफिनेटली आपको 3/4 का जो मार्क्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रश्न में इसका जो बी पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच में आप लोगों को ग्राफ बनाना है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच में आप लोगों को ग्राफ बनाना है। चलिए, आपतित प्रकाश की तीव्रता के लिए जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो पहली तीव्रता के लिए आपके पास धारा का मान यह आएगा। यहां पे हम लिख देते हैं आई का मान, और एक्स के ऊपर ले लेते हैं हम वोल्टेज। दूसरी स्थिति में जब हम लेंगे तो आपके पास ग्राफ का मान यह आएगा, तीसरी स्थिति में ग्राफ का मान यह आएगा। पहली जो तीव्रता है उसको हम I1 लिखेंगे, दूसरी तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है, और ज्यादा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो संतृप्त धारा का मान इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन सभी सिचुएशन में अंतक विभव, निरोधी विभव जो है वो हमारे पास बराबर रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? ये चैप्टर नंबर आई थिंक 12 होगा। तो इस चैप्टर को जब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बातें हैं वो बहुत कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए आप विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे वीडियोज को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। 12th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद आप वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हर एक वीडियो को जरूर पढ़ें। हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हमारे नोट्स के बाहर प्रश्न आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, परिभाषित कीजिए निरोधी विभव किसे कहते हैं। निरोधी विभव की परिभाषा हम लिखते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। कार्यफलन किसे कहते हैं? भाई साहब, सोए हुए व्यक्ति को केवल चारपाई से खड़ा करना है, उसको कम से कम जितनी रोटियां चाहिए, कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए, वो उसका कार्यफलन है। उससे ज्यादा रोटियां यदि आप दे देंगे तो कम से कम जो रोटी मिलेगी वो कार्यफलन के रूप में, बाकी बची हुई 4 रोटी की क्षमता है, आपने 6 खिला दी तो 4 तो उसका कार्यफलन हो गया, और 2 रोटी खा के वो दौड़ने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन है वो गतिज ऊर्जा निकालेगा। कार्यफलन का मतलब हो गया धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम एनर्जी जो है वो कार्यफलन है। इसके साथ में आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न हमसे कह रहा है, एक समांतर पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में निर्वात है तो हमारे पास C का फॉर्मूला होगा ε0 A/D, और यदि आप कोई पदार्थ भर देंगे तो इसकी धारिता हो जाएगी C', और इसके यहाँ पे इसके पराविद्युतांक से गुणनफल हो जाएगा, और पराविद्युतांक से गुणनफल होने का मतलब है K × C की वैल्यू आ जाएगी। इसका आवश्यक चित्र जो है वो भी आप लोगों को बनाना है। विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 4 को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि RBSE का बोर्ड का पाठ्यक्रम जो है उसके अंदर ये प्रश्न चैप्टर नंबर 4 में हुआ करता था। NCERT के पाठ्यक्रम में ये चैप्टर नंबर 2 में है। एक भी प्रश्न आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे नोट्स के बाहर से आ जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथ नियम यदि आप लोगों को लिखना है तो इसके लिए आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू μ0 सिग्मा I। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ में से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी के ऊपर लंब व चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालिए। अनंत लंबाई का तार दे रखा है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा B इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2π r का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। इसका पूरा डेरिवेशन जो है वो हम लोगों ने सोल्व करवा रखा है। बड़े प्रश्न हैं उनको यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यदि ये रिजल्ट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है, इस पेपर का सेकंड लास्ट प्रश्न है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम लिखिए।
किसी भी विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का टोटल बीजगणितीय योग जो है वो 0 रहेगा। विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र बनाना है। तो ये हमारे पास विभव मापी है AB। इसका प्राथमिक परिपथ चित्र बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग एक बैटरी जोड़ेंगे, एक धारा नियंत्रक जोड़ेंगे, एक यहाँ पे कुंजी जोड़ेंगे और ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ पूर्ण हो जाएगा। द्वितीयक परिपथ में यहाँ पे आपको वो सेल लेना है जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेना है और एक विसर्पी कुंजी जो है वो इस AB तार के ऊपर छोड़ देंगे और ये जिस तार का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उसके समांतर क्रम में आप लोगों को एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ना होता है RB, और उसके साथ में अगर इसको काम में लेना है या नहीं लेना है इसके लिए एक स्विच जोड़ेंगे और ये हमारा द्वितीयक परिपथ चित्र हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया। इसके बाद में इसी में एक तीसरा पार्ट दे रखा है कि विभव मापी में 1.40 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल का 35 सेंटीमीटर की लंबाई पे संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इस सेल को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी अन्य सेल के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अब संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का जो डायग्राम है, जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे। तो E1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.4 बटा में E2 का मान हमें दे रखा है 2 बराबर में E1 के लिए 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है, लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है तो वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करेंगे तो ये L यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ से गुणा होकर के 35 का 2 गुना 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर में आप 1.4 का भाग लगा देंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0.700 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये बट्टा में 2 चला जाएगा। 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 सेंटीमीटर जो है वो आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। चलिए 23वें प्रश्न में आप लोगों को अथवा का पोर्शन दे रखा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दर्पणों और लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम लिखिए। दोनों के लिए अप्रोक्सीमेट एक ही नियम है। पहला हमारे पास यहाँ पे यदि हमने कोई दर्पण रखा है, मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ जो दूरियां ली जाएंगी वो पॉजिटिव, मुख्य एक्स से नीचे की तरफ दूरियां ली जाएंगी वो नेगेटिव। आने वाले प्रकाश की दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव और आने वाले प्रकाश के विपरीत दिशा में चलोगे तो नेगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो जाती है। अवतल दर्पण के द्वारा रचना कर प्रतिबिंब का निर्माण बनाइए। बिंब और U और V के बीच में फोकस दूरी F के बीच में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। U, V और F के बीच में संबंध व्युत्पन्न करना है आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए। तो इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V हमारे पास इसका रिजल्ट आने वाला है। पूरा डेरिवेशन जो है वो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अथवा का जो पोर्शन दे रखा है इसमें आपसे कह रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आने वाली प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दोनों शर्तें हैं। आगे कह रहा है कि उभयोतल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। कंप्लीटली जब आप प्ले लिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 11, क्योंकि पुराने पाठ्यक्रम के अंदर ये 11वां पाठ हुआ करता था, वहां पे जाकर के जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना चाहेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से यदि और किसी जिले का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हमारे को उपलब्ध होगा उसका सॉल्यूशन भी हम आप लोगों तक अतिशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।